तो कल प्रीवियस क्लास में हम लोग समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो समुच्चय के प्रकार में कौन कौन से थे? पहला था आपका परिमित समुच्चय, ठीक है। दूसरा था अपरिमित समुच्चय, उसके बाद तीसरा था रिक्त समुच्चय, चौथा समान समुच्चय और लास्ट था एकल समुच्चय। एक बार इसको रिवाइज कर दे रहे हैं फिर से। परिमित का मतलब यह होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम गिन सके। अपरिमित का मतलब यह होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, मतलब हम जिसको काउंट ना कर सकें। रिक्त समुच्चय का मतलब यह होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव इंक्लूड ना हो, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। समान समुच्चय का मतलब यह होता है कि दो समुच्चय तभी समान कहे जाते हैं जब दोनों के अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। एकल समुच्चय का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कितने अवयव हैं, एक अवयव। ठीक है, ये तो बात हो गई डिफिनीशन की। आज कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। ठीक है, कि जैसे आपसे कहा जाए कि 2 से विभाजित विषम संख्या, 2 से विभाजित विषम संख्या। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। ठीक है, तो पहले ये हम आपको प्रॉपर्टी दिए हुए हैं। आप इसको अगर तालिका विधि में कन्वर्ट करें तो इसमें कौन सा अवयव आ सकता है? 2 से विभाजित होने वाली विषम संख्या। तो हमको ये बताइए क्या कोई विषम संख्या 2 से विभाजित होती है? नहीं। विषम संख्या का मतलब ये होता है जो 2 से विभाजित ना हो। तो जब कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर यहां तक? इसके बाद एक और एग्जांपल लें। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट लगाते हुए यहां हम लगा दे रहे हैं 99। अब ये बताइए क्या ये परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है? ये परिमित है क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग का वाला टर्म भी है और लास्ट वाला टर्म भी है। जब लास्ट टर्म क्लियर होता है तो इसका मतलब यह है कि हम इसको काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयव आने वाले हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इसी को हटा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट अवयव आपको पता नहीं है। तो ये चीजें हो गई आपका रिक्त समुच्चय, परिमित अपरिमित के लिए। इसके साथ एक और समान के लिए, जैसे अगर मान लीजिए हम a इज इक्वल टू a b c c b, एक अवयव यहां, एक समुच्चय ये है, दूसरा समुच्चय मान ले रहे हैं a b c। ये दो समुच्चय आपको दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों समुच्चय समान हैं? ए बी सी सी बी और दूसरा वाला है ए बी सी। देखिए एक चीज हम आपको बताए थे, कोई भी समुच्चय जब बनाया जाता है तो उसमें हर अवयव सिर्फ कितनी बार यूज करते हैं? एक बार। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अगर इस समुच्चय को अगर आप देखें तो इस समुच्चय में कुछ अवयव ऐसे हैं जो एक से अधिक बार आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि जो समुच्चय दिया है हम इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे। कौन सा रूप लिखेंगे? संक्षिप्त रूप का मतलब यह है कि अगर आपका एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हम सिर्फ कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। तो चलिए इसको पहले संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। तो ए मेरे पास 2 बार है, हम लिखेंगे कितनी बार? एक बार। बी 2 बार है, इसको भी लिखेंगे कितनी बार? एक बार। सी कितनी बार है? 2 बार, इसको भी लिखेंगे कितनी बार? एक बार। अब इसका संक्षिप्त रूप ये बन गया ए बराबर ए बी सी। अब बताइए क्या ये दोनों समुच्चय समान है या नहीं?
अब तो क्लियर हो गया ना कि दोनों समान है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको समुच्चय दिया हुआ है और कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हर समुच्चय में जो अवयव है वो कितनी बार आना चाहिए, सिर्फ एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप पहले संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। संक्षिप्त रूप में लिखने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आपका समुच्चय जो है वो समान है या नहीं। तो समान का मतलब क्लियर हो गया कि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब एकल समुच्चय की अगर हम बात करें तो एकल समुच्चय में आपको पता है कि एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कितने अवयव होते हैं, एक अवयव होते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए कि a इज इक्वल टू, ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल गुण विधि में दे रहे हैं, x सच दैट जहां x ग्रेटर देन 5 लेस देन 7 x धन पूर्णांक है। अब ये बताइए क्या ये एकल समुच्चय को दर्शा रहा है? ठीक है, x सच दैट जहां x क्या है, x भाई 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है, और उसके साथ साथ दिया हुआ है कि x कैसा है, धन पूर्णांक है। तो ये बताइए x जो है वो 5 और 7 के बीच में है, तो 5 और 7 के बीच में कौन सा धन पूर्णांक संख्या आता है, 6। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको जब तालिका विधि में लिखेंगे तो इसमें कौन सा एलिमेंट इंक्लूड होगा, सिर्फ 6 होगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपका सेट दिया गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एकल समुच्चय को। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका डिफिनीशन और उन डिफिनीशंस पे कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको टाइप्स दिए गए हैं, टाइप्स का डिफिनीशन बताया गया है और उस पे बेस्ड एग्जाम्पल आपको दे दिया गया। ठीक है, तो अब आपका जो नया टॉपिक है वो है उपसमुच्चय का। ठीक है, उपसमुच्चय, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग एक डिफिनीशन भी इसकी देखेंगे। ठीक है, तो पहले एक डिफिनीशन इसकी देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि A और B दो समुच्चय दिए गए। ठीक है, अगर A का सारा अवयव B में हो, अगर A का सारा अवयव B में हो और B का सारा अवयव A में हो, तो हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो आपके B का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। ये तो आपकी किताब की डिफिनीशन हो गई। ठीक है, कि अगर A और B दो समुच्चय दिया गया है, A का सारा अवयव B में हो और B का सारा अवयव किस में हो, A में हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि A जो है वो क्या है, B का उपसमुच्चय है। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए ये तो डिफिनीशन की बात हो गई। अब एक नॉर्मल वे में अगर हम लें, एक नॉर्मल वे में जैसे अगर एक एग्जांपल ले कि A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये दो सेट हम ले लिए हैं A और B। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो A का A है, A सेट है, क्या वो B का जो है उपसमुच्चय है? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा फोकस करिए। जैसे क्या होता है ना कि मेरी एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली में होने क्या होता है कि भाई जब बच्चे होते हैं, वो बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद क्या होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रही है कि फैमिली एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, एक फैमिली थी, उसका बच्चा हुआ, उसकी शादी हुई, उसकी भी फैमिली बन गई, तो हो जाए भाई, हो सकता है वो भी अपना भाई घर परिवार लेके अगर अलग हो गया तो वो भी उसी फैमिली से निकली हुई एक दूसरी फैमिली हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई, जैसे मान लीजिए हमारा एक परिवार है, इसमें से किसी एक की शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तो वो क्या करेगा, मान लिया वो अलग हो गया, तो निकला तो वो हमारी ही फैमिली से था, वो हमारी ही फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो जो नई फैमिली बनी हुई है वो हमारी ही फैमिली का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा।
अब इस तरीके से समझिए कि वो एलिमेंट निकला, वो अपना एक नया परिवार बनाया, वो निकला हम ही के मेरे बीच से निकला है, लेकिन वो एक नया परिवार जब बनाएगा तो वो हमारी फैमिली का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। अब बात कुछ क्लियर हो रही है। जैसे अब इस किताब की डिफिनीशन को हम लोग छोड़ते हैं, अब किताब की डिफिनीशन को छोड़ के हम आपको एग्जाम्पल पे ले चलते हैं, इसको भी छोड़िए। जैसे अगर हम ये कहें a इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। हम क्या करें, इसमें से कुछ एलिमेंट निकाल के एक नया सेट बनाते हैं। मान लीजिए एक नया सेट, कुछ भी आप किसी को भी निकाल लीजिए, आप 1 2 निकाल लीजिए, निकाल लिए। ये जो नया समुच्चय बना हुआ है ये किससे बना हुआ है भाई, इसी का अवयव निकाल के तो आपने नया समुच्चय बनाया है। तो ये जो नया समुच्चय बना है ये इस पहले वाले समुच्चय का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि भाई इस तरीके से तो हम बहुत सारा बना सकते हैं भाई, अभी हम तो 1 2 को लिए हैं, 2 3 को भी ले सकते हैं, 3 4 को भी ले सकते हैं, 4 5 को भी ले सकते हैं, ठीक है। और जरूरी थोड़ी है कि 2 एलिमेंट लें, 1 एलिमेंट भी लेके बना सकते हैं, 3 एलिमेंट लेके बना सकते हैं, 4 लेके बना सकते हैं, सबको लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी कंडीशंस बनेगी, अब हमको यह सोचना है कि इस तरीके से किसी एक समुच्चय का कितना उप समुच्चय बन सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे हमने 2 एलिमेंट लेके बनाया, इसी तरीके से 3 ठो तो लेके बना सकते थे, 4 भी लेके बना सकते थे, सबको लेके बना सकते थे, या एक एक को अलग अलग लेके बनाते। तब अब इस हिसाब से सोचिए ढेर सारे बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या कहेगा कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा कि भाई एक सेट है उसमें इतने एलिमेंट हैं, तो बताइए उसके कितने उप समुच्चय बनेंगे। यहां से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका निकलता है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है आपको, जैसे अगर मान लीजिए यहां पे एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 पावर n, ठीक है। जहां पे n क्या दिखा रहा है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट दिखा रहा है, ठीक है, अवयवों की संख्या को दिखा रहा है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, देखिए अभी हम लोग उप समुच्चय बना के देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग पहले ये निकालते हैं कि किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। मेरी बात तो ये क्लियर हो गई ना कि उप समुच्चय बनता कैसे है, ठीक है। अब हम ये निकाल रहे हैं कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले, अगर हम आपसे कहें कि भाई एक समुच्चय है जिसमें टोटल 7 अवयव हैं, टोटल कितने अवयव हैं, 7 अवयव हैं, तो बताइए उसमें कुल कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। तो भाई n = 7 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पावर 7, बस हो गया नॉर्मल सा। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके आप संख्या बता सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें भाई एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या बताइए, तो 2 पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसमें कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 पावर n। तो ये पहले इसलिए हम बता दिए क्योंकि जब हम लोग उप समुच्चय बनाएंगे तब उस कंडीशन में आप अगर सपोज करिए आप पूरा उप समुच्चय बना दिए, ठीक है, उप समुच्चय बनाने के बाद आपको ये क्लियर भी तो करना होगा कि मेरा सारा उप समुच्चय बन गया या नहीं। तो आप संख्या इससे निकाल सकते हैं कि नहीं भाई। अगर आपके पास 3 एलिमेंट हैं तो आप कहेंगे 2 पावर 3 मतलब 8 ठो मेरे पास उप समुच्चय होना चाहिए। तो आप काउंट कर सकते हैं मेरे पास 8 ठो है या नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने छोड़ा है, ठीक। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए उप समुच्चय बनाना कैसे है। उप समुच्चय बनाने से पहले
कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट तो यह है कि सभी समुच्चय स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं। स्वयं के उपसमुच्चय होते, ये पहला पॉइंट है। इस चीज को आपको याद रखना होगा कि जितने भी समुच्चय होते हैं वो स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपका होगा कि जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये चीज क्लियर हो गई। 2 पॉइंट्स हो गए, इस पे थोड़ा सा काम हम लोग करना है। इसमें दूसरा पॉइंट थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, बाकी पहला पॉइंट तो जब हम लोग उपसमुच्चय बनाएंगे वहां पे आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट क्या हुआ कि सभी समुच्चय जो होते हैं वो स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं। ठीक है। दूसरा, रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी समुच्चय का उपसमुच्चय बनाते हैं तो उसमें जो पहला उपसमुच्चय बनेगा वो कौन सा होगा? रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर है? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग अपनी बात को क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे A = ABC। अब ध्यान ये देना है कि किस प्रकार से हम बना रहे हैं उपसमुच्चय को। उपसमुच्चय का मतलब क्या हम बताए हैं कि अगर हम उसमें से कुछ एलिमेंट्स को लेके नया समुच्चय बनाते हैं तो वही बना नया समुच्चय पहले वाले दिए गए समुच्चय का क्या बनता है? उपसमुच्चय बनता है। हमने कहा है कि उपसमुच्चय बनाने के लिए सबसे पहला उपसमुच्चय क्या बनेगा? रिक्त समुच्चय। तो सबसे पहला उपसमुच्चय क्या बन गया? रिक्त समुच्चय फाई। सबसे पहले कौन आएगा? फाई। इसके बाद अब आगे क्या करेंगे हम? इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? 3। तो 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि टोटल उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 8। क्लियर है? तो संख्या तो क्लियर हो गई। अब 8 को 8 गिनना है। ठीक, तो पहला तो हो गया। अब हमने क्या कहा है कि अवयव लेके समुच्चय बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक एक अवयव लेके बनाते हैं ना। तो चलिए, एक एक अवयव मतलब पहले A ले लेते हैं, ठीक, फिर B ले लेते हैं, फिर C ले लेते हैं। भाई एक एक अवयव लेके आपने उपसमुच्चय बना लिया। क्लियर है? अब इसके बाद अब कितना कितना ले? 2-2 ठो ले ले। तो 2-2 ठो लेंगे तो आपका पहले आ जाएगा AB, फिर आ जाएगा BC, उसके बाद आ जाएगा CA या AC, जो भी आप कहना चाहें। अब देखिए कैट हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक बचा हुआ है, तो हम एक एक कर चुके, 2-2 भी कर चुके। अब बचा क्या? लास्ट में तीनों को लेके। तो देखिए तीनों को लेके बनाएंगे तो क्या बनेगा? ABC। तो टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 उपसमुच्चय आपके तैयार हैं। अब देखिए, जो 2 पॉइंट्स हम लोग ऊपर लिखे थे वो पॉइंट मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई रिक्त समुच्चय तो होगा ही उपसमुच्चय, उसके साथ साथ सभी समुच्चय जो होते हैं वो स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं कि नहीं? तो ABC का उपसमुच्चय ही तो हम लोग निकाल रहे थे, और इस ABC का उपसमुच्चय जब निकाले तो उसमें भी तो ABC आया कि नहीं आया? तो ये खुद का ही उपसमुच्चय बन गया ना। तो इसीलिए आपको 2 पॉइंट्स हम लिखाए थे। क्लियर? तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद तो ये बात क्लियर हो गई अब, ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और एक और बना के देख लेते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप कल करके आइएगा। तो देखिए, जैसे A = एक छोटा सा खाली एग्जाम्पल लेंगे। 1 2 2 ही एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करिए, फिर आगे चलेंगे तो और बड़ा बड़ा हम लोग करेंगे। तो 1 और 2, तो चलिए कितने टोटल बनने वाले हैं? सबसे पहले 4, ठीक है। 2 ^ 2 = कितना हो जाएगा? 4।
तो चलिए 4 कौन से बनेगा, पहला कौन सा बनेगा 5 रिक्त समुच्चय, उसके बाद एक अवयव को लेके 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1,2, तो ये सारा हो गया उप समुच्चय। तो इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद एक फार्मूला आपको लिखा है कौन सा, कि कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है 2 पावर n। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोटिव से। ठीक है, तो अब बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना रिवीजन करने के बाद कल कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक, तब तक के लिए